हेलो बच्चों। हेलो। राम है, संत है, राहुल है, और कौन कौन है? कितने बच्चे हैं? आवाज आ रही है बच्चों आपको? मेरी मेरी आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ पे। ठीक है, कितने बच्चे हो आप? दो बच्चे हैं, है ना? कौन राहुल और कौन राम है के साथ में? ठीक है बेटा, चलिए आज की हम अपने थर्ड चैप्टर लेके चलते हैं। बहुत हर दिन में एक एक चैप्टर लेके चल रहे हैं हम अपना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट जो आपका चैप्टर था राष्ट्र निर्माण के समक्ष चुनौतियाँ। उसके बाद आपका चैप्टर आया था कांग्रेस का एक दल का प्रभुत्व आया था। और आज हम पढ़ेंगे नियोजित अर्थव्यवस्था। ठीक है, नियोजन की विकास की राजनीति, नियोजित विकास की राजनीति। तो देखिए, हमने तीन चैलेंज पढ़े थे, तीन चुनौतियां पढ़ी थी राजनीति के अंदर। सबसे पहली चुनौती आई थी एकता और अखंडता की चुनौती। इसमें क्या हुआ था कि कैसे भारत देश को एकता और अखंडता, अभी अभी देश आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान इसमें बढ़ चुका था, तो अब एकता के लिए एकता को कैसे बनाए रखें, अखंडता को कैसे बनाए रखें। पाकिस्तान तो बढ़ चुका था, मैंने बता दिया था। फिर जिस तरह से विस्थापन हुआ था अल्पसंख्यकों का, जिसमें खून खराबा भी हुआ था। दूसरी चुनौती थी रजवाड़ों के विलय की चुनौती थी। इसके बाद फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था आपके कि जो राज्य थे भाषा के आधार पर एक अलग अस्तित्व मांग रहे थे, अलग राज्य बनना चाह रहे थे कुछ क्षेत्र अपने। ठीक है, सेकंड चैप्टर में हम देखते हैं कि क्यों कांग्रेस पहले आम चुनाव, तीन आम चुनाव हुए तक उन तक क्यों कांग्रेस का ही प्रभुत्व रहा था, क्या कारण रहे थे, विपक्षी दलों के बारे में पढ़ा था, इस तरह की बातें पढ़ी थी। अब ठीक है, देश आज़ाद हो चुका था। देश आज़ाद होने के बाद देश का पहला कार्य, जो हमारे जननेता थे उनके पहला कार्य क्या रहेगा कि अब देश को, भारत को डेवलप कैसे किया जाए, उसकी अर्थव्यवस्था को कैसे डेवलप किया जाए। अंग्रेज यहाँ से 200 साल में गए और इन 200 सालों में अंग्रेजों ने, आप ये मान के चलिए, भारत को बीमार छोड़ कर गए या फिर वो अपाहिज छोड़ कर गए, भारत को कंगाल करके गए। तो जितने भी शब्द बोले जाते हैं, मतलब भारत को एक बहुत ही बुरी स्थिति में छोड़ कर गए थे अंग्रेज। अशिक्षित थे यहाँ के जो भारतवासी से, अशिक्षित थे, ऊपर से फिर गरीबी भी थी। अब ऐसे में सबसे पहले इंसान अपना पेट भरने के लिए सोचता है, फिर सोचता है वे शिक्षा के और चीज़ों के बारे में वो बाद में सोचेगा, शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, सबसे पहले वो अपने पेट भरने के बारे में सोचता है। कुटीर उद्योग थे जो भारत के अपने खुद के पारंपरिक उद्योग धंधे थे, वो नष्ट हो चुके थे, क्योंकि अंग्रेज, आपको पता है, अंग्रेज यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे विदेश में, और वहाँ से फिर जो निर्मित चीज वस्तुएं होती थी उन्हें ज़्यादा दामों पे बेचते थे। इस तरह ये प्रोसेस 200 साल चला था और भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेजों ने बिल्कुल कंगाल की स्थिति में, बिल्कुल गरीब हालत में यहाँ से छोड़कर गए थे। तो हम देखते हैं कि आज के जो चैप्टर रहेगा उसका चैप्टर है नियोजित विकास की राजनीति। यहाँ पर आप कुछ ये देख रहे हैं, डाक टिकट देख रहे हैं। यहाँ पर एक टिकट में आपको ट्रैक्टर दिख रहा है, एक में आपको भागड़ा बांध दिख रहा है, विद्युत इंजन दिख रहा है, फिर विद्युत इंजन आ गया। ठीक है, फिर यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर का कारखाना भी एक डाक टिकट में आपको दिख रहा है, और हीराकुंड बांध दिख रहा है। तो देश की आज़ादी के बाद जो जननेताओं ने सोचा, जो प्रथम केंद्रीय मंत्रिमंडल था, उन्होंने सोचा कि अब डेवलपमेंट कैसे होगा। तो ये जितने भी डाक टिकट हैं ये डेवलपमेंट की ओर इशारा करते हैं। मतलब अब देश में सबसे पहले भूख को मिटाने की भूख कैसे मिटाई जाए देशवासियों की, तो कृषि पे ध्यान दिया गया था, उसके बाद उद्योगों पे ध्यान दिया गया था, और इस तरह एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ था भारत के अंदर। और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही दूसरी चीज़ें भी आती हैं, जैसे आपकी सड़क निर्माण होता है, बिजली, पानी, सभी की व्यवस्था होती है। तो इस तरह की चीज़ें भारत के आज़ादी के बाद जन नेताओं ने एक यह भी कार्य किया था। अब हम देख लेते हैं। देखिए, हुआ क्या था कि कोई भी देश अपना विकास सिर्फ जनसंख्या के बूते पर नहीं करता है, उसके कुछ प्राकृतिक संसाधन भी होते हैं। ठीक है, विकास करने के लिए सिर्फ जनसंख्या ही, मानवीय संसाधन की जरूरत नहीं होती, मानवीय संसाधनों को उपयोग में लेने के लिए प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत होती है। भारत में कुछ राज्य ऐसे थे जो खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत समृद्ध थे, जिसमें से एक राज्य था आपका उड़ीसा। उड़ीसा राज्य खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत संपन्न राज्य था। इधर विश्व पटल पे क्या हो रहा था, विश्व में इस्पात की, लौह अयस्क की मांग बहुत बढ़ रही थी। ऐसे में सरकार ने इस स्थिति को भुनाने के लिए सोचा कि अगर हमारे उड़ीसा में लौह इस्पात और लौह अयस्क बहुत ज़्यादा है, इस्पात बहुत ज़्यादा है, तो क्यों ना विश्व पटल पर जो विश्व में इसकी मांग हो रही है, हम उस मांग की सप्लाई करें, हम उस डिमांड की सप्लाई करें। तो ऐसे में राज्य सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, याद रखना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर के व्यापारियों से
समझौता करती है, ठीक है, एक पत्र पर दस्तावेज तैयार करती है, समझौता करती है कि आप हमारे यहाँ आइए, पूंजी का निवेश कीजिए और यहाँ पर अपने कारखाने स्थापित कीजिए। आपको लोहे अयस्क की जरूरत है, हम आपको लोहे अयस्क कच्चा संसाधन देंगे, खनिज देंगे। लेकिन इसमें एक दूसरी बात क्या होती है कि जहाँ पर ये लोहे अयस्क था, जहाँ पर इस्पात के जो खनिज थे, भंडार था, वहाँ वो आदिवासी बहुल इलाके में था, उड़ीसा के आदिवासी बहुल इलाके में था। अब इसमें आदिवासी कहते हैं, आदिवासी इस बात को कहते हैं कि अगर विदेशी पूंजी, विदेशी कारखाने यहाँ पर स्थापित होते हैं तो जो हमारे पुराने रीति रिवाज हैं, आजीविका के साधन है, हमारी जमीन है, हमारे घर हैं, हम उनसे वंचित हो जाएंगे। आदिवासी इस बात के लिए राजी नहीं होते हैं। दूसरे पर्यावरणविद होते हैं जो पर्यावरण के बारे में सोचते हैं कि अगर इस तरह के कारखाने स्थापित होते हैं तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। इधर राज्य सरकार यह सोच रही थी कि अगर कारखानों को हम यहाँ पर स्थापित करते हैं तो जो निवासी हैं यहाँ के, उनको रोजगार मिलेगा, पूंजी आएगी, पूंजी का निवेश होगा, टेक्नोलॉजी आएगी, लोगों में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, धीरे धीरे सारी चीज़ों के फिर बुनियादी ज़रूरतें पूरी होती हैं जब पूंजी आती है, ठीक है। केंद्र सरकार यह सोच रही थी कि इस स्थिति में जैसे आदिवासी इस बात का विरोध कर रहे थे कि नहीं, हम अपने यहाँ पर किसी भी कंपनी को, किसी भी कारखाने को स्थापित नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ पर्यावरणविद भी इसका विरोध कर रहे थे। इधर क्या हुआ था, संविधान में मौलिक अधिकार प्रोवाइड करवाए गए थे नागरिकों के लिए, नीति निर्देशक तत्व थे। इधर मौलिक अधिकार डिमांड करते हैं इस बात की राज्य से कि हमारे कुछ अधिकार हैं और आप उसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे, हमें स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। लेकिन दूसरी तरफ संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत भी वर्णित कर दिए गए थे। नीति निर्देशक सिद्धांत राज्यों को यह कर्तव्य निर्धारित करते हैं कि राज्य अपने जनता को, अपने समाज को ऊपर उठाने के लिए क्या क्या कार्य करेगा। अब देखिए किस तरह बातें आपस में टकरा रही हैं, मतलब एक वर्ग के हित दूसरे वर्ग के हितों से टकरा रहे हैं। ऐसे में कोई भी एक ऐसा बिंदु होना चाहिए था, कोई भी एक ऐसी बात होनी चाहिए थी जिस पर सभी सहमत हो जाएं कि हाँ यह ठीक है, इस तरह का कार्य होना चाहिए। और विकास के लिए जरूरी था कि कारखाने स्थापित होना बहुत जरूरी था विकास के लिए, तब भारत, नहीं तो भारत डेवलप ही नहीं हो पाता। तो ऐसे में ही आप देखते हैं इसमें जो पहले में दिया गया है, इसमें यही दिया गया है कि पहले 2 दशक के अंदर हमारे नेताओं ने कौन कौन सी रणनीति अपनाई। मतलब जब भारत 1947 में आज़ाद हो चुका था, उसके 2 दशक के बाद मतलब 50-60 तक कौन कौन सी रणनीति अपनाई इन्होंने, विकास को लेकर कौन कौन से मुख्य बहसें हुई और क्या क्या फैसले लिए गए, और इन रणनीतियों की उपलब्धियां कहाँ तक रही, ठीक है, मतलब कहाँ तक ये सक्सेस हुई। जो भी रणनीतियाँ अपनाई थी नेताओं ने, वो कहाँ तक सक्सेस हुई सरकार ने जो अपनाई थी। तो आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट पेज क्या कहता है आपका। इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है आपका। नेक्स्ट पेज, ये मैंने इस्पात का बताया था, इस्पात की विश्वव्यापी मांग हो रही थी, लिहाजा उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा, क्योंकि उड़ीसा में यह खनिज बहुत ज़्यादा था, काफ़ी अच्छी विपुल संपदा थी वहाँ पर। तो याद रखना क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, कौन सा राज्य खनिज, इस्पात मतलब लोह अयस्क और इस्पात की दृष्टि से एक संपन्न राज्य था, तो वह था आपका उड़ीसा। क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा, ठीक है, मैं क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ, क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया। अब क्या होता है, देखिए जो राज्य सरकार थी, किसने जो वो किया था, राज्य सरकार ने इस मांग को भुनाना चाहा और अंतरराष्ट्रीय निर्माता और राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माताओं पर सहमति पत्र से हस्ताक्षर करवाए। याद रखना, किसने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाए थे, राज्य सरकार ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाए थे। क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बनता है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन मार्क लगा लेना आप। रोजगार के अवसर भी, अब राज्य सरकार क्यों चाहती थी, क्योंकि रोजगार के अवसर बढ़ते, इसमें पूंजी आती, जो मैंने अभी बात बताई थी वह होती यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं इसमें हम आगे, देखिए जो मैंने बात बताई थी, आदिवासी इस बात का विरोध कर रहे थे कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि आदिवासी यह नहीं चाहते थे कि हमें अपनी ज़मीन से विस्थापित होना पड़े, हमें अपने आजीविका के जो पुराने संसाधन से उनसे विस्थापित, हमें उनसे वंचित किया जाए। और जब ऐसा होता है तो रीति रिवाजों में भी कहीं ना कहीं दखलंदाजी होती है, रीति रिवाज भी आपके आगे पीछे होते हैं। तो इस वजह से और कुछ जब शिक्षा बहुत ज़्यादा नहीं होती है तो लोग नहीं समझ पाते हैं कि हमारे हित में कौन सी बात उचित है। तो ऐसे में एक अखबार में खबर छपती है और उड़ीसा में पॉस्को प्लांट लगा दिया जाता है आपके, ठीक है,
उड़ीसा में पॉस्को प्लांट लगा दिया जाता है। कौन सा गांव था? जगत सिंह जिले में प्रस्तावित पॉस्को इंडिया। कौन सा जिला था? जगत सिंह। क्वेश्चन मार्क कर लेना यहाँ पर, जगत सिंह जिला था आपका। इस्पात संयंत्र विस्तार लग चुका था यहाँ पर, ठीक है। और कंपनी कौन सी थी? वो कोरियाई कंपनी थी। क्वेश्चन मार्क लगा लेना, कोरियाई कंपनी थी। किस दफ्तर के सामने? इस दिन को याद कर लेना, गुरुवार के दिन इन्होंने प्रदर्शन किया था। आदिवासियों ने, यहाँ के गांववासियों ने गुरुवार के दिन यहाँ पर वो किया था। क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा आपका, ठीक है। एनसीईआरटी है बच्चों, देखो एनसीईआरटी जो होती है उसकी एक एक लाइन में क्वेश्चन बनता है। मैं चाहती तो मैं अपने खुद के नोट्स बनाकर आपको इस पूरे चैप्टर पे एक लेक्चर दे सकती थी, लेकिन आपकी इस बुक को एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। इस वजह से मुझे यहाँ पर क्वेश्चन बुक लेकर आनी पड़ती है और आप में बुक को आप फोकस करवाना पड़ता है कि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना अच्छा फैक्ट आया कि क्वेश्चन आपका यहीं से आ जाएगा कि जो इस जिले में प्रदर्शनकारी थे उन्होंने किस दिन प्रदर्शन किया था, तो वह किया था गुरुवार के दिन प्रदर्शन किया था, ठीक है। कंपनी कौन सी थी? कोरियाई कंपनी थी। अच्छा, कौन से गांव के लोग थे? धीकिया, नुआ गांव और गढ़कुंजगा, ये तीनों गांव के लोग आएंगे। पंचायत के 100 से भी अधिक ज़्यादा स्त्री पुरुष कंपनी के दफ्तर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये 3 गांव थे, इन 3 गांव के लोग थे, 100 से भी ज़्यादा लोग थे जो कंपनी के दफ्तर में घुसना चाहते थे, विरोध कर रहे थे कि आप यहाँ पर, हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसा मतलब कंपनी नहीं लगा सकते। अच्छा, इस आंदोलन का जो संचालन कर रहा था वह कौन कर रहा था? आयोजन कर रहा था, वह कर रहा था राष्ट्रीय युवा संगठन नव निर्माण समिति ने किया। क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा, क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा। अब देखिए, एक छोटे से बॉक्स में आपके एनसीईआरटी के एक छोटे से बॉक्स में 5 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं आपके। तो ये 5 क्वेश्चन यहाँ से इनको अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन यहाँ से तैयार होंगे आपके। चलिए, इसमें इतना ही था। देखो बच्चों, समझाने को चीज़ें और भी ज़्यादा हो सकती है, मैं आपको बहुत कुछ समझा सकती हूँ, इसके अंदर बहुत बड़ा लेक्चर दे सकती हूँ, लेकिन आपके पास टाइम कम है। अभी 21 से अपने एग्ज़ाम होने के चांस हैं। तो स्मार्ट स्टडी उसे बोलते हैं कि जितना हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड होकर क्वेश्चन कहाँ से पुट अप होगा वहाँ से पढ़ेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा अपने लिए। 12th में आप इस बुक को पढ़ ही चुके हैं और कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर कर ही रही हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या रहेगा, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा अगले पेज पर हमारा। इसमें यही था, यहाँ पर आगे देख लेते हैं हम। अब देखिए, आज़ादी के बाद देश में कई ऐसे फैसले थे जिन फैसलों पर वाद विवाद हुआ था बुद्धिजीवियों के बीच में, ठीक है। कई ऐसे फैसले हुए थे कि बुद्धिजीवी और जो पर्यावरणविद थे उन पर वाद विवाद कर रहे थे। ऐसे में सबसे बड़ा विवाद यह आ रहा था कि आर्थिक समृद्धि के साथ साथ सामाजिक न्याय का भी ख्याल रखना होगा। अगर सरकार कुछ इस तरह की पहल करने जा रही है, कंपनियां स्थापित करने जा रही है, तो आर्थिक समृद्धि के साथ साथ सामाजिक न्याय भी इसमें सुनिश्चित करने की सरकार की कौन सी भूमिका निभाए। सरकार के सामने ये चैलेंजिंग था कि हम आर्थिक विकास तो करने जा रहे हैं, इसमें सामाजिक न्याय मिलेगा। अब ये आदिवासियों के जो अधिकारों का हनन हो रहा था, आदिवासी बोल रहे थे हमारे आजीविका का साधन जा रहा है, हमें अपने घरों से वंचित होना पड़ रहा है। उस वक्त आदिवासी इतने जागरूक नहीं थे। अगर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते इस बात को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ी देर के लिए इसको स्थगित कर देते, अगर उस वक्त उनको इतनी नॉलेज होती कि इस तरह के वादों को लेकर। और बाद में इस तरह की बातें हुई भी थी भारत के अंदर, ठीक है। तो सामाजिक न्याय, यहाँ उनके सामाजिक न्याय का हनन हो रहा था कि समाज में इतने सालों से वो जिस परंपरा को मानते आ रहे थे, जिस जमीन पर वो रह रहे थे इतने सालों से, अब वहाँ से उन्हें जाना पड़ रहा है। तो ऐसे में उनके साथ अन्याय हो रहा था ये। तो सरकार के सामने सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग बात यह है कि आर्थिक समृद्धि के साथ सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पर एक ये बनेगा, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा आपका, इस पैरा में यही है कि आर्थिक समृद्धि के साथ सामाजिक विकास भी होना चाहिए। अच्छा, अब देखते हैं विकास की धारणाएं। इतनी देर से हम इस बात को पढ़ रहे हैं, इतना बड़ा लेक्चर हो गया। चैप्टर का नाम है विकास की राजनीति। एक्चुअली विकास है क्या? अब इस शब्द पे फोकस होते हैं कि विकास क्या है। देखिए, विकास को जो हम लेते हैं, विकास की जो धारणा है, सभी लोगों के बीच में विकास की अलग अलग धारणा होती है। हो सकता है एक समूह के लिए विकास कुछ और है, दूसरे समूह के लिए विकास कुछ और है। जैसे कि सरकार के लिए विकास क्या था? इस्पात और लोहे की कंपनी स्थापित करना। आदिवासियों के लिए विकास क्या था? कि हमें, जैसे हम रह रहे हैं, हमारी ज़मीन से, हमारे घरों से, हमारी आजीविका से हमें वंचित मत कीजिए।
राज्य सरकार के लिए विकास क्या था कि रोजगार मिले, शिक्षा को बढ़ावा मिले, स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी हो, राज्य सरकार के लिए विकास ये था। तो सभी के लिए विकास की धारणाएं अलग अलग होती हैं। अब यहाँ पर विकास का अगर एक कॉमन हम कॉन्सेप्ट निकाल के लाते हैं कि विकास क्या है, तो विकास को पश्चिमी देशों से जोड़कर देखा जाता है कि एक्चुअली हम बोलते भी हैं डेवलप कंट्री, वो डेवलप कंट्री है। जैसे भारत के लिए अभी अर्ध विकसित देश के विकसित देश नहीं बोला जाता है भारत की अर्थव्यवस्था को, ठीक है। विकासशील देशों में आता है भारत, और जो अफ्रीकी देश हैं वो अविकसित देशों में आते हैं। तो विकसित देश अभी भी भारत नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली विकसित देश किसे कहते हैं, विकसित देशों के वो कौन कौन से तत्व हैं कि विकसित देश का दर्जा मिलता है। देखो, विकास को क्या है, आधुनिकरण से देखा जाता है। विकास को आधुनिकरण के रूप में देखा जाता है। आधुनिकरण, ठीक है। अब ये आधुनिकरण क्या है, आधुनिकरण की बात करें तो हम आधुनिकरण में 3 चीजें आती हैं आपके, ठीक है। विकास की पश्चिम की ओर देखा जाता है, विकास के पश्चिमी देशों को देखा जाता है। और आधुनिकरण की हम बात करें तो आधुनिकरण में हम तीन चीजों को ले सकते हैं कि जब विकास होता है तो समृद्धि, आधुनिकरण की समृद्धि होती है, भौतिक प्रगति होती है और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची है, वैज्ञानिक तर्क बुद्धि आती है। मतलब आपका भौतिक विकास होगा, भौतिकता में अब जैसे पहले क्या होता था, आज जैसे अभी चले गर्मी का टाइम है, हम गांव में बिजली से, जो बिजना बोलते हैं, पंखा होता था, उससे हवा करते थे। विकास हुआ, पंखे आए, ठीक है, पंखे चलने लग गए। और ज़्यादा विकास होता है, क्या होता है, फिर कूलर आ जाते हैं, कूलर चलने लग जाते हैं। और ज़्यादा विकास होता है, एसी और डक्टिंग, इस तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं। तो ये वैज्ञानिक तकनीकी की ओर भी इशारा करता है विकास आपकी आर्थिक समृद्धि की ओर भी इशारा करता है और विकास आधुनिकरण की ओर भी, समृद्धि की ओर भी इशारा करता है। विकास के साथ एक और बात जुड़ी हुई है कि विकास जब आता है तो सामाजिक संरचना पर भी बहुत असर पड़ता है। सामाजिक संरचना भी छिन्न भिन्न होती है। कैसे, देखिए, आप देख रहे हैं वर्तमान में जो कल्चर चल रहा है, आज पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक और केक और इस तरह के जो बाहर की जो चीज़ें हैं, फास्ट फूड हैं, ये एक कल्चर माना जाता है। विकास, डेवलप मानते हैं बच्चे, खाने में इनको डेवलपमेंट मानते हैं अपना। अच्छा, यहाँ से विकास नहीं हुआ है उनका, ये पैकेट के फूड होते हैं, इनको खाने में, छोटे कपड़े पहनना, जैसे आजकल वो कपड़े नहीं पहने जाते कि फैशन है, फैशन के नाम पर मतलब बेहुदा कपड़े पहने जाते हैं। तो विकास, भारत में भी विकास ये देखा जाता है। विदेशों में विकास क्या होता है, ये चीज़ें तो हैं, फास्ट फूड वगैरह तो हैं, आपके कपड़े भी चलो इस तरह वहाँ की नकल हो रही है, अभी तो इस स्तर पर हो रही है। लेकिन टेक्नोलॉजी में भारत अभी उन देशों की होड़ नहीं कर पाया है जो विकसित कंट्री के एक समूह में आती हैं। तो क्या हम वास्तव में डेवलप हुए हैं? अभी हम फास्ट फूड पर डेवलप हुए हैं, अभी हम और चीज़ों पर, जैसे कि रात को अभी सिगरेट पीना, कुछ इस तरह के हुए, कुछ कोई भी मादक पदार्थ हुए, इनको लेने में अब एक युवा बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं है, क्योंकि वो अपना स्टेटस समझता है, वो सोचता है कि हम मॉडर्न हैं, मतलब हम विकसित हो रहे हैं। लेकिन और सोच से अभी भी उनकी, मतलब वो टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, ना वो पढ़ाई में बहुत आगे जा रहे हैं, वहाँ पर वो भी डेवलप नहीं हुए। तो विकास यही नहीं होता है, विकास दूसरा होता है। तो विकास की अवधारणा हमने देख ली, विकास का अर्थ यह लगाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक बॉक्स में दिया है वामपंथ और दक्षिणपंथ, 2 शब्द दिए गए हैं कि वामपंथी क्या होता है, दक्षिणपंथी क्या होता है। देखिए, 2 विचारधाराएं होती हैं, एक आपकी ये विचारधाराएं बोलेंगे हम इन दोनों को, ठीक है। ये क्या है, विचारधारा है, विचारधारा है। ये विचारधारा है कि किसी भी देश को आर्थिक आधार पर कौन सा मॉडल अपनाना चाहिए, क्या विचारधारा अपनानी चाहिए। तो एक तरफ वामपंथी इस बात को बोलते हैं कि जिस व्यक्ति की जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर दिया जाए और सरकार के अंडर में सारे संसाधन होने चाहिए। वामपंथी इस बात का समर्थन करते हैं। लेकिन दक्षिणपंथी क्या बोलते हैं, दक्षिणपंथी बोलते हैं कि लोगों को खुला छोड़ दो, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था होनी चाहिए जिससे लोग प्रगति कर सकें। मतलब ये कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, उसको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, वो जैसे कार्य कर रहा है उसको कर देना चाहिए। अर्थव्यवस्था में भी, बाजार में भी यही बात लागू होती है।
यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि भारत में कुछ पार्टियां हुई थी इस तरह की 1960 के दशक में, कौन कौन से राजनीतिक दल थे जो वामपंथी और दक्षिणपंथी थे। तो आपको याद होगा पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था स्वतंत्र पार्टी थी। स्वतंत्र पार्टी आपके वामपंथी, ये दक्षिणपंथी थी, ठीक है। क्योंकि याद करो स्वतंत्र पार्टी इस बात को कहती थी कि व्यक्ति को खुला छोड़ दीजिए, खुली अर्थव्यवस्था रखिए, और जो सरकार ने भूमि सुधार किए थे, कुछ सहकारी जो उद्योग, सहकारी खेती की जो बात करी थी सरकार, इस तरह की बातों का विरोध कर रही थी स्वतंत्र पार्टी। वामपंथी में कौन आ जाएगा? वामपंथी में आपका सीपीआई आ जाएगा, जिसने 3 चुनावों में लगातार दूसरे नंबर पे रही थी ये पार्टी, ठीक है। कांग्रेस भी थोड़ी थोड़ी वामपंथी में आ जाती है। कांग्रेस ने समाजवादी मॉडल अपनाया था, जो सरकार थी वह भी वामपंथी की उसमें आ जाती है। तो ये जो पार्टियां थी ये वामपंथी और दक्षिणपंथी में आती है। क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा, ठीक है। एक आपका क्वेश्चन यहाँ से आएगा। चलिए, नेक्स्ट लेके चलते हैं अपना। अब हम देखिए यहाँ पर 3 चीजों पे मैं शब्दों पे फोकस कराना चाहती हूँ। पुरानी सामाजिक संरचना टूटती है। जब विकास होता है तो पुरानी सामाजिक संरचना टूटती है। मतलब आप देख रहे हैं पहले ज्वाइंट फैमिली रहती थी, अब एकल फैमिली का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। और एकल फैमिली के कॉन्सेप्ट से आते आते अब एक कपल ये सोचने लगता है कि हम शादी ही ना करें, और शादी कर भी लें तो वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा कि हमें अपनी फैमिली भी बढ़ानी चाहिए। तो अपने विकास से वो सोचते हैं कि हम विकसित हो रहे हैं। तो इस तरह सामाजिक संरचना टूटती है जब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आती है। दूसरा क्या होता है? आधुनिकीकरण को समृद्धि, भौतिक प्रगति जैसे मैंने वही कूलर एसी का उदाहरण दिया था, या फिर गाड़ियों का किस तरह गाड़ी आजकल मॉडिफाई होती जा रही है। कोई भी आप चीज़ देख लीजिए, टेक्नोलॉजी आगे। मोबाइल को ही देख लीजिए, सबसे पहले मोबाइल आया था, वो नीचे एक डब्बा रहता था, कान पर लगाते थे, डायल करते थे एक नंबर को। उसके बाद छोटा फ़ोन आया आपका इसका BSNL और इनका। इसके बाद फिर एंड्रॉयड फ़ोन आया, और अभी आप देख रहे हैं कि फ़ोन में कितने कितने सारे वर्जन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है भौतिक प्रगति, इससे मतलब ये है। और वैज्ञानिक सोच, तर्क बुद्धि, कि वैज्ञानिक तर्क बुद्धि से आपका तात्पर्य यहाँ पर ये है। इन तीनों शब्दों को याद रखना, 1, 2, 3 और 4, कि हर चीज़ में वैज्ञानिक तर्क बुद्धि लगती है कि ये है तो ये कैसे, ये है तो ये क्यों नहीं है, ठीक है। मतलब हर कार्य के पीछे कारण होता है, ये वैज्ञानिक तर्क बुद्धि होती है आपकी। तो ये चीज़ें आती हैं विकास के साथ में। चलिए आगे देखते हैं। अब इतनी सारी बातें हो गई विकास को लेके, अर्थव्यवस्था को लेके। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट ये होना चाहिए कि आखिरकार हिंदुस्तान ने कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई थी, अर्थव्यवस्था का कौन सा मॉडल अपनाया था, कौन सा विचार अपनाया था? क्या साम्यवादी या फिर पूंजीवादी? देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के वक्त क्या था कि शीत युद्ध का दौर चल रहा था। उस वक्त विश्व 2 भागों में बटा हुआ था। एक आपकी पूंजीवादी उदारवादी अर्थव्यवस्था थी, एक आपकी साम्यवादी व्यवस्था थी। जैसे कि मैंने बताया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि व्यक्ति को खुला छोड़ दिया जाता है कि आप बाजार में जैसे चाहे कमाइए, चाहे वो क्या ईमानदारी से कमाइए, चाहे छल कपट से कमाइए, आगे बढ़िए, आप पैसा कमाइए। इधर साम्यवादी में जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें क्या किया जाता है कि व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार काम में लिया जाता है, और आवश्यकता के अनुसार उसकी ज़रूरतें पूरी की जाती हैं, जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्कूलिंग वगैरह, इस तरह की बातें होती हैं, ठीक है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति को खुला छोड़ दो, कोई अपना कमा रहा है, कोई गरीब, उधर बोला जाता है कोई गरीब है तो अपने कर्मों से है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अगर कोई अपाइज और अपंग है तो इसमें प्रकृति जैसा वो पैदा हुआ है उसकी गलती है, वो नहीं कमा रहा है, तो ऐसे लोगों का कोई औचित्य नहीं है समाज में रहने का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इतनी भौतिकवादी है। भारत कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाए? प्रश्न ये उठता है। भारत अभी अभी आज़ाद हुआ था, वैसे ही 200 साल वो अंग्रेजों का गुलाम रहा। अगर आज़ाद होते ही वह अमेरिका के गुट में जाता है तो वहाँ उसका पिछलग्गू बन जाता है, और इधर वो सोवियत संघ के उसमें जाता है, पक्ष में जाता है, तो उसका पिछलग्गू हो जाता है। तो ऐसे में भारत ने निर्णय लिया कि हम किसी भी अर्थव्यवस्था को फॉलो नहीं करेंगे, हम करेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था को फॉलो। तो भारत ने जो अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया था वह मिश्रित अर्थव्यवस्था का अपनाया था, ठीक है। देखिए,
आज़ादी के हिंदुस्तान के सामने विकास के दो मॉडल थे, उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, और यूरोप में अधिकतर हिस्सों में संयुक्त राज्य अमेरिका में यह मॉडल था। दूसरा था आपके सोवियत संघ का मॉडल। ठीक है, अब ये शीत युद्ध का दौर था, ये मैंने अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। तो भारत ने कौन सा अपनाया? भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई थी। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका कोई भी खास नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका। ठीक है, अमेरिका में कौन सी थी? उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था थी, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका। सोवियत संघ में समाजवादी मॉडल था, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध चल रहा था आज़ादी के वक्त, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं अपना। ठीक है, अब मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई भारत ने, अपनी एक मॉडल, भारत खुद का मॉडल अपना चुका था। विकास की अवधारणा क्लियर हो गई है हमारे सामने। ठीक है, अब जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो उस आंदोलन के दौरान ही नेताओं ने यह डिसाइड किया कि जब भारत देश आज़ाद हो जाएगा तो हमें भारत को कैसे डेवलप करना है। तो हम क्या है, एक नियोजन करेंगे, नीतियाँ बनाएंगे, कुछ इस तरह की नीतियाँ बनाएंगे जिससे भारत डेवलप हो, तो इसको जिससे गरीबी को मिटा सकें और आर्थिक और सामाजिक समृद्धि ला सकें। ऐसे में एक नियोजन की अवधारणा आती है। क्यों ना कोई अर्थव्यवस्था को अपनाने के बजाय हम नियोजन लाते हैं, कुछ नीतियाँ ऐसी बनाते हैं कि प्लानिंग करेंगे हम, और प्लानिंग के जरिए हम इसमें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे, भारत का विकास करेंगे। अच्छा, भारतवासियों का सोचना, ये नेताओं का सोचना, सरकार का सोचना ये गलत भी नहीं था, क्योंकि विश्व पटल पर उस वक्त ये कॉन्सेप्ट चल रहा था। जैसे कि यूरोप में आर्थिक मंदी आई थी, इधर रशिया ने अपने आप को बहुत अच्छा डेवलप किया था, इधर अमेरिका ने भी नियोजन जो प्लानिंग थी उनके जरिए बहुत अच्छी तरह डेवलप किया था। ऐसे में भारत ने सोचा कि हम भी इस तरह प्लानिंग के जरिए अपने आप को डेवलप करेंगे। तो क्या करते हैं कि संविधान के इतर, मतलब संविधानेतर एक आयोग का गठन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं योजना आयोग। योजना आयोग का गठन किया जाता है 1950 में। 1950 में योजना आयोग का गठन करके यह एक सलाहकारी संस्था थी। अब देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाएगा कि योजना आयोग क्या है। ये देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आएगा आपका कि योजना आयोग, स्त्री पुरुष नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए थे, राज्य के लिए कुछ नीति निर्देशक तत्व दिए गए थे। 1950 में भारत सरकार ने एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए आयोग को एक सलाहकार की भूमिका निभाता है, एक का गठन किया। क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में हुआ। इसकी भूमिका कैसी थी? एक सलाहकार की भूमिका थी इसकी। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आएगा, जिसका कार्य सिर्फ मंत्रिमंडल को सलाह देना था। अब मंत्रिमंडल उस सलाह को माने या ना माने उसकी मर्जी थी। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि कुछ मौलिक अधिकार भी प्रोवाइड करवाए गए थे और राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया था। अब ये नीति निर्देशक तत्व क्या हैं? मैंने बताया था संविधान में 22 भाग हैं, संविधान के 22 भाग हैं, आपने पढ़ा होगा पिछले कक्षा में ये 22 भाग। ठीक है, इसमें से जो 4th भाग है आपका, ठीक है, वो है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक सिद्धांत। ये नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन आपका आर्टिकल, मैं ए लिख देती हूँ यहाँ पर, 36 से 51 तक है। ठीक है, इसमें से कुछ बातें कही गई हैं, जैसे क्या कह रहा है आपका नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर, स्त्री और पुरुष को, सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन मिले। राज्य ऐसा कार्य करेगा कि महिला और पुरुष को जो रोजगार के साधन है वह बराबर मिले। समुदाय भौतिक संसाधनों का इस तरह से बंटवारा ना हो कि किसी एक के कब्जे में वह रहे। दूसरा ये कह रहा है, और अर्थव्यवस्था में किया गया धन कहीं एक जगह पर संकेंद्रण ना हो। तो ये आपका DPSP ये 36 से 51 तक है, और ये बात कही है आर्टिकल आपके 39 के अंदर। ये तीनों बातें कही गई हैं। तो इस तरह इन बातों को पूरा करने के लिए योजना आयोग की स्थापना की गई। वर्तमान में योजना आयोग अस्तित्व में नहीं है। योजना आयोग की जगह क्या आ गया है आपका? नीति आयोग आ गया है। ठीक है, योजना आयोग के एक जो प्रधान होते हैं, वह प्रधान जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसका मतलब अब योजना आयोग समाप्त हो गया है। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग अस्तित्व में आ चुका है। क्वेश्चन आ जाए कि योजना आयोग की समाप्ति कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। इसकी जगह कौन सा संस्था अस्तित्व में आई? वो आई थी नीति आयोग। इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। जब योजना आयोग की स्थापना हुई थी उस वक्त अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि प्रधानमंत्री वही थे।
तो जो प्रधानमंत्री बनेगा नेक्स्ट टाइम में, मान लीजिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो नीति आयोग के अध्यक्ष वह रहेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बच्चों इतने बनेंगे, मैंने बता दिया योजना आयोग के बारे में, ये क्वेश्चन बनेंगे इतने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, मैं अभी बाद में क्वेश्चन करवाऊंगी और मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, ये देखिए, भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था नीति आयोग का गठन किया। ये 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आई। ठीक है, इसके उद्देश्य भी वही हैं जो योजना आयोग के उद्देश्य होते हैं। ठीक है, अब आते हैं नियोजन, कि नियोजन आखिर है क्या। मैंने अभी बताया था कि पुनर्निर्माण के लिए नियोजन का विचार 1940 से 50 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला था। इस वजह से हमने भी नियोजन अपनाया। यूरोप महामंदी के शिकार से कुछ सीख चुका था, मतलब अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी अगर लगातार हम जाते जाएं तो एक दौर ऐसा आता है कि मंदी आ जाती है। यूरोप में वो मंदी आ चुकी थी। यूरोप भी इस बात को सोच चुका था कि अब क्या नियोजन लाने से हम अपनी मंदी को कम कर सकते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे ला सकते हैं। ठीक है, 1930-40 के दशक में भरी कठिनाइयों में शानदार आर्थिक प्रगति की किसने? सोवियत संघ ने की। तो ऐसे में अपनाना था, भारत को तो नियोजन अपनाना ही था, प्लानिंग अपनानी थी, जिसके लिए एक संस्था का गठन कर दिया। तो मैंने बताया योजना आयोग का गठन कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि ये जो बातें थी, जो नियोजन था, इस पर वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों ही तरह सहमत थे। क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा कि जो नियोजन की जो व्यवस्था थी, नियोजन का जो विचार था, क्या उस पर दक्षिणपंथी सहमत थे, वामपंथी सहमत थे, कौन सहमत था? दोनों ही सहमत थे। लेकिन हुआ क्या था, एक बात नियोजन के बारे में ये आती है, जो व्यापारी वर्ग होता है वह नियोजन का विरोध करता है, क्योंकि व्यापारी वर्ग हमेशा चाहता है कि कोई भी ऐसी प्लानिंग नहीं लाए, हमें खुला छोड़ दीजिए व्यापार करने के लिए। लेकिन भारत में इसका उल्टा हुआ था। भारत में क्या हुआ था, 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ। उद्योगपति एकजुट होते हैं और सरकार को वो कहते हैं कि नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करते हैं, कि सरकार को कहते हैं कि सर नियोजित अर्थव्यवस्था चलाते हैं। इसको बोलते हैं बॉम्बे प्लान। ठीक है, बॉम्बे प्लान बोलते हैं। क्वेश्चन आपका आएगा कि बॉम्बे प्लान क्या था, कि नियोजित अर्थव्यवस्था को चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव व्यापारियों द्वारा, ये बॉम्बे प्लान था। ये आपका क्वेश्चन आएगा। कब आया था ये? 1944 में आया था। ये क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, इसमें से ये क्वेश्चन आएगा। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं योजना आयोग के। ठीक है, मैंने बता दिया था अभी। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे क्या देखते हैं आगे क्या रहेगा। अब योजना में देखिए, जब योजना बनी तो योजना में क्या हुआ कि किस तरह भारत को डेवलप किया जाएगा, राज्य को डेवलप किया जाएगा। तो इसके लिए एक प्लानिंग तैयार की गई। इसके लिए कहा गया कि जो सरकार की आय है, जो आमदनी है, उसको हम राज्य और केंद्र में बांट देंगे। ठीक है, जैसे कि ये केंद्र और आपके राज्य। ठीक है, मान के चलिए 100 रुपये है आमदनी आपकी सरकार की। ठीक है, सरकार की आमदनी 100 रुपये है। मैं इकोनॉमिक्स की टीचर नहीं हूं बच्चों, मैं मान के चल रही हूं। ठीक है, आप बिल्कुल अपने घर की तरह, जैसे घर में एक बजट तैयार करते हैं, इस तरह सोचेंगे इस बात को हम। केंद्र ने अपने पास रखे हैं 70 रुपये। ठीक है, और राज्य के लिए दिए हैं 30 रुपये। ये उन्होंने पैसे दे दिए। जैसे हमारे घर में सैलरी आती है तो हम क्या करते हैं, आपको पॉकेट मनी देंगे। पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं, ये आपकी महीने की पॉकेट मनी है, और इस पॉकेट मनी से आपके जो रोज के खर्चे हैं आप उन्हें चलाइए। आपको पेंसिल लाने हैं, पेन लानी है, बुक लानी है, क्या लाना है, ये खर्चे चलाइए आप अपने रोज के। और कुछ पैसे पेरेंट्स ये भी उम्मीद करते हैं कि कुछ पैसे आप अपने पास बचा के भी रखिए, सारे पैसे खर्च मत कर देना। और होना भी यही चाहिए, जो आपको पॉकेट मनी मिलती है उसमें से आप बचा के भी रखिए। इधर पेरेंट्स के भी खुद के खर्चे होते हैं। मान लीजिए केंद्र के भी खुद के खर्चे हैं, एक है जरूरी मदे और एक है जो मदे नहीं, जरूरी नहीं है। तो पूरी साल का आय व्यय का ब्यौरा निकाल लेते हैं। यहाँ पर आय और व्यय का ब्यौरा। ठीक है, आय व्यय का ब्यौरा निकलता है कि कितनी हमारी आय हो रही है और कितना हमें व्यय करना है इस आय में से। ये इस तरह की बातें होती हैं, जो नियोजन होता है, प्लानिंग होती है इस तरह की। इतनी इतनी मदों पर रोजमर्रा के खर्चे तो हैं, इन पे तो खर्च होना ही है, लेकिन इसके अलावा हमें और विकास पर कैसे खर्च करना है। जैसे कि आपके सिंचाई के लिए योजनाएं बनानी है, या फिर ये बांध वगैरह बने, इंजन बना पहले भाप का, फिर उसके बाद आपका बिजली का इंजन बनता है, सड़कें बनानी है। तो इस तरह के मोटे खर्चे होते हैं, सरकार की आय वह होती है। तो प्लानिंग इस तरह की होती है। तो इसमें यह कहा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बजट को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। ठीक है, एक गैर योजना व्यय था
जिसको और 1 साल जिसका दैनंदिन की मदों पर खर्च करना था, जो गैर योजना था। और योजना के अनुसार क्या करना था, सरकार ने निर्धारित कर रखा था इस साल में हम ये कार्य करेंगे। तो एक पूरी खाका खींच चुका था, एक पिक्चर क्लियर हो चुकी थी कि इन 5 सालों में 5 साल की प्लानिंग बनती थी, इन 5 सालों में हम ये कार्य करेंगे। इस पहरे में ये बात आती है, ठीक है। यहाँ पर आप क्वेश्चन यहाँ बनेगा, राज्य और केंद्र और राज्यों के सरकार के 2 हिस्सों में बांटा था, और ये योजना गैर योजना व्यय और दैनंदिन के मदों में इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। 5 साल की अवधि में खर्च करना था, ये क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी हुआ, एक क्वेश्चन ये बनेगा, मोस्ट कर लेना। और इससे भी ज्यादा मोस्ट कर लेना, नवंबर में इस योजना का वास्तविक दस्तावेज भी जारी हो गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई, 1951 में आई, मोस्ट। और उससे भी ज्यादा मोस्ट है कि नवंबर में, उसी साल नवंबर में इस योजना का वास्तविक दस्तावेज जारी हो गया था, ठीक है। योजना आ जाती है आपकी, पंचवर्षीय योजना आ जाती है। योजना आयोग का कार्य सिर्फ इतना होता है कि वह सलाह देती है सरकार को, इस तरह हम डेवलप करेंगे, इस तरह यहाँ पर इतना खर्च करेंगे। सरकार 5 साल की प्लानिंग तैयार कर लेती है, बहस होती है काफ़ी इस पर कि ये क्या है, और होनी भी चाहिए। लोकतंत्र का मतलब ही ये होता है कि कोई भी नई नीति आ रही है, कोई भी नया कार्य सरकार करने जा रही है, तो उसके दूसरे पक्ष को भी देखना चाहिए। और हर नए कार्य में, हर एक वस्तु में 2 पक्ष छुपे होते हैं, उसके बुरे पक्ष को भी हमें देखना चाहिए। यही लोकतंत्र होता है, जिससे सरकार तानाशाही नहीं हो जाए। अब हम योजनाओं पे आ जाते हैं। देखो बच्चों, प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय पूछा जाएगा। एक 1951 से 56 तक चली थी ये। इसका उद्देश्य क्या था, देश को गरीबी से निकालना। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो रहा है, ठीक है। विशेषज्ञ जो अर्थशास्त्री थे, किनके निर्देशन में तैयार हुआ, के.एन. राज के निर्देशन में ये तैयार होता है आपका, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। इन्होंने ये कहा था कि 2 दशक तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी होगी। मतलब इन्होंने, अब क्वेश्चन आपका कठिन बनता है तो यहाँ से बनेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो स्पीड थी, उन्होंने क्या कहा था, कितने दशक तक, 2 मतलब 20 साल तक कम से कम अपनी अर्थव्यवस्था जो हम विकास लेके चल रहे हैं उसको धीमी गति से चलेंगे, क्योंकि अगर हम तेज रफ्तार से चलते हैं तो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। इस तरह की बातें कही गई थी। और कृषि क्षेत्र पर बहुत ध्यान दिया गया था। अब कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया गया है तो भांगड़ा नागल जैसी परियोजना भी आएंगी, बांध बनेंगे। आपसे पूछा जाए भांगड़ा नागल बांध का जो निर्माण हुआ था वो किस परियोजना में हुआ था, प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुआ था, क्योंकि कृषि पर ध्यान भी अभी दिया गया था, ठीक है। देश की भूमि का वितरण का जो ढर्रा था वो उसमें परिवर्तन किया गया। मतलब जो बड़े बड़े जमींदार थे, उन जमींदारों से भूमि लेकर छोटे जो भूमिहीन थे उनको दी गई थी। इसी दौर में फर्स्ट अमेंडमेंट भी होता है, संविधान में प्रथम संशोधन होता है भूमि सुधार को लेकर। इसी पंचवर्षीय योजना के तहत जिसको इसको अच्छी तरह लागू किया जा सके, पहला संशोधन हो जाता है सरकार का 1951 में, ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट हो जाता है। भूमि सुधार पर जोर दिया जाता है। 1950 के दशक में खर्च का स्तर बहुत नीचे था। अब क्या है, सरकार ने एक दूसरी चीज ये रखी थी, आय के स्तर को बढ़ाएंगे, मतलब बचत के स्तर को बढ़ाएंगे। बचत कब होगी, आपके पास आय इतनी होनी चाहिए कि आपके खर्चे पूरी तरह अच्छे से चल जाएं, और जो आप कुछ और महीने का कुछ इस तरह का बजट लेके चल रहे हैं उस पर भी खर्चा हो जाए, और फिर भी आपके जेब में आपके पैसे रह जाते हैं, उसको हम बचत कहते हैं। लेकिन 1950 के दशक में यह स्थिति नहीं थी भारत की कि बचत कर सके, ठीक है। मौजूदा पूंजी भंडार कम था। तो होता क्या है, 1960 के दशक से 70 तक शुरुआती सालों में बचत की मात्रा लगातार कम हुई, बढ़ी थी। 50 के बाद थोड़ी सी बचत बढ़ी थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना तक बचत बढ़ चुकी थी। ये इंपॉर्टेंट है आपका, तीसरी पंचवर्षीय योजना तक बढ़ चुकी थी। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि कब बचत कम हो गई फिर से। 1960 से 70 में बचत कम हो गई। इसके कुछ कारण रहे थे, क्योंकि इस दशक में क्या हुआ था, भारत चीन का युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, अकाल भी आ गया था, सत्ता का परिवर्तन, नेहरू की मृत्यु भी हुई थी ऐसे में, ठीक है। बहुत सारे कारण थे, राजनीतिक अस्थिरता भी आ गई थी, जिससे राजनीतिज्ञ हैं, जो नेता हैं, जो पार्टी निर्णय नहीं ले पा रही थी अच्छे से, तो बहुत सारी चीज़ों ने इफेक्ट डाला जिससे बचत कम हुई, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। अब आ जाती है आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना। देखिए ये आपकी एक बॉक्स दिया हुआ है और 10वीं पंचवर्षीय योजना है। अब आपसे टाइम, ये बॉक्स को ऐसा तो है नहीं आपके पेपर में फोटो देंगे, ये पूछ लेंगे आपसे 10वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम। ये है आपका 2002 से 2007, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पूछा जाएगा। इस बॉक्स से अगर क्वेश्चन बनता है तो वो आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना से टाइम पूछा जाएगा। 1956 तक फर्स्ट पंचवर्षीय योजना रहती है।
1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना आ जाती है। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना में जोर दिया जाता है उद्योगों पर, और मूल मंत्र दिया जो धीरज था उसकी जगह पर दिया जाता है अब हम तेज गति से चलेंगे। वैज्ञानिक कौन थे, इसको कौन लाए थे? पीसी महालनोबिस लेकर आए थे। पीसी महालनोबिस के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कौन थे? वैज्ञानिक थे, सांख्यिकीविद थे, भारतीय सांख्यिकी संस्थान का 1931 में संस्थापक थे। क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन थे? पीसी महालनोबिस थे। इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी? 1931 में की थी। और इन्होंने कहा था दूसरी पंचवर्षीय योजना में योजना का तीव्र औद्योगिकरण होगा, तीव्र गति से चलेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना में जहां धीरज रखा गया था, धैर्य रखा गया था कि धीरे धीरे चलेंगे, वह दूसरी पंचवर्षीय योजना में कहा था अब हम रफ्तार से चलेंगे। ठीक है, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना की कुछ बातें हैं। उद्योगों पर ध्यान दिया गया था, इसमें महत्वपूर्ण बातें यही निकल के आती हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन एक समस्या इसमें यह भी आई थी, जो टेक्नोलॉजी थी, प्रौद्योगिकी थी, जो प्रौद्योगिकी बहुत महंगी थी, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो उद्योगों पर ध्यान दिया गया था वह उद्योग बहुत ज़्यादा वो सक्सेस नहीं हो पाए थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत महंगी थी और विदेशों से खरीदनी पड़ रही थी। अब विदेशों से जब हम टेक्नोलॉजी को खरीद रहे थे तो उस पर हमारी जो बचत थी, संचित निधि में जो पैसा था वो हमें व्यय करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर सबसे बड़ी दूसरी पंचवर्षीय योजना, उद्योग हमारे आज काफ़ी विकसित होते अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी होती। और टेक्नोलॉजी कब होती? जब शिक्षा होती। शिक्षा कब होती? जब एक व्यक्ति को भरपेट भूख खाना मिलता, सबसे पहले उसके घर का, उसके कपड़े का, उसके मकान की ज़रूरतें पूरी होती, तब जाके व्यक्ति शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में सोचता है। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति ही अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। बीमार व्यक्ति, कहते हैं ना, स्वस्थ दिमाग में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क विद्यमान रहता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क विद्यमान रहता है, यह बात सही है। अगर आप बीमार रहते हो तो बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हो, अगर स्वस्थ रहते हो तो पढ़ाई बहुत अच्छे से कर पाते हो। अब देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना के व्यय के बारे में बताया है। क्वेश्चन आपका, अब जैसे एक था यहाँ पर विकेंद्रीकृत नियोजन। विकेंद्रीकृत नियोजन में एक नियोजन था केंद्र सरकार की तरफ से, दूसरा था विकेंद्रीकृत नियोजन। इसको हम केरल मॉडल भी कहते हैं। क्वेश्चन आंसर का आप यहाँ से बन जाएगा, केरल मॉडल भी कहते हैं। केरल ने क्या किया था? केरल में देखो, सीपीआई की सरकार थी, वामपंथी सरकार थी, और ये किससे प्रभावित थी? ये थी सोवियत संघ से प्रभावित। जो सोवियत में साम्यवादियों का जो अर्थव्यवस्था का ढांचा था उससे प्रभावित होती है सीपीआई, जो वामपंथी होते हैं। इसमें क्या होता है, जरूरत के हिसाब से काम में लिया जाता है व्यक्ति को, उसके जरूरत के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर केरल क्या करता है? स्वास्थ्य पे खर्चा करता है, भूमि पर खर्चा करता है, शिक्षा पे खर्चा करता है, गरीबी उन्मूलन की बात करता है, और इसी का नतीजा निकलता है कि साक्षरता दर उसकी 100% है, वर्तमान में बहुत पहले हो चुकी थी। शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और जन्म दर में भी कमी आई। जब व्यक्ति शिक्षित होता है, स्वस्थ रहता है, तब वह शिशु मृत्यु दर बहुत कम होती है, उसका जन्म दर भी बहुत अच्छा होता है, और मातृ मृत्यु दर, मतलब कुपोषण की शिकार नहीं होती है महिलाएं। और कुपोषण के शिकार, गर्भवती महिलाएं जब कुपोषित होती हैं तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है, बच्चे की भी मृत्यु हो जाती है। तो एक संसाधन, जो मानवीय संसाधन होता है, वह खत्म हो जाता है। इस तरह से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। तो केरल का मॉडल है। अब यहाँ पर देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना में और दूसरी पंचवर्षीय योजना में केंद्र ने क्या किया? सामाजिक, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य पर कितना कम खर्च किया है? 22.6, 19.7, सिर्फ इतना सा खर्च किया है। उनका जोर किस पर रहा? कृषि पर रहा और सिंचाई पर रहा। दूसरे में रहा उनका उद्योगों पर। जरूरी भी था, सिंचाई पर, कृषि पर सबसे पहले जरूरी ध्यान देना इसलिए जरूरी था क्योंकि उस वक्त भूख बहुत ज़्यादा थी, रोटी भी नहीं मिल पा रही थी भारतीयों को, तो सबसे पहले कृषि पे काम करना जरूरी था। चलिए, ये हो गया आपका। ठीक है, ये आपके केसी कुमारप्पा हैं, केसी कुमारप्पा हैं आपके ये। ठीक है, इसको देख लेते हैं। असली नाम जेसी कार्नेलियस है इनका, यहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन। इनका असली नाम क्या है? सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा। इकोनॉमी ऑफ, क्या हो रहा है ये? चलिए, इन्होंने एक पत्रिका लिखी थी, इकोनॉमी ऑफ, मैं इसमें देख लेती हूँ बुक में। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक हैं ये। अब इनकी पत्रिका का नाम पूछ लिया जाएगा, परमानेंस। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। ठीक है, इसके लेखक हैं। यहाँ से दो ही क्वेश्चन बनेंगे इनमें से, एक इनका पूरा नाम और इस पत्रिका के लेखक कौन है, ये पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट देख लेते हैं।
चलिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, और भी चीज़ें इसमें रह जाती हैं जो अब इसमें नहीं आई चैप्टर में, और मैं बता देती हूँ। देखिए, विकेंद्रीकृत नियोजन पे बात हो गई थी, आपके मुख्य विवादों पर बात हो गई थी। अब बच्चों एक बात आती है कि जब खाद्य संकट आता है, भारत में एक टाइम ऐसा आता है कि खाद्य संकट बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसमें क्या होता है, 1960 के दशक में कृषि की हालत है जो बदतर हो जाती है कि जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा होती है, खाद्यान्नों में वृद्धि इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है, और फिर इसमें क्या होता है कि भूख के कारण लोग मरते हैं। इधर क्या होता है, 1965 से 1967 के बीच में अनेक हिस्सों में सूखा पड़ता है, युद्ध भी झेलते हैं हम। सबसे ज़्यादा जो सूखा की जो हालत थी वो बिहार राज्य में थी। बिहार के 9 जिले ऐसे थे जिनमें सामान्य से कम पैदावार हुई थी, और 5 जिले ऐसे थे जिनमें 1/3 पैदावार हुई थी। भूख के कारण वहाँ लोग मर गए थे, अकाल का नौबत आ गई थी, अकाल आया था 1960 के दशक में, बहुत भूखमरी आई थी। यहाँ पर ये है, सरकार ने एक अपनी जॉगिंग प्रक्रिया अपना रखी थी। ये क्या है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि एक राज्य दूसरे राज्य को अन्न नहीं बेच सकता। जैसे वर्तमान में एक राज्य से दूसरे राज्य में अनाज है, पैदावार है, वो बिकने के लिए जाती है, जहाँ उसको किसान को अच्छा मूल्य मिलता है, किसान वहाँ अपना बेचने चला जाता है अपना अनाज, ठीक है। उस वक्त ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है ये बनता है कि किस दशक में, 1950 से 1960 के दशक में अकाल पड़ा। सबसे ज़्यादा भार किस पर पड़ी, बिहार पर पड़ी। बिहार के कितने राज्यों में, 9 जिलों में सामान्य से कम पैदावार हुई। उसके बाद 5 जिले ऐसे थे आपके 1/3 पैदावार हुई। उसके बाद जॉगिंग क्या है ये पूछ लिया जाएगा, तो वो है आपने सरकार प्रतिबंधित करती है किसानों को कि अपना अन्न वो कहीं अनाज कहीं और दूसरे राज्य में नहीं बेच सकते। तो ये आपका चैप्टर था स्टूडेंट, ये मैंने सारा करवा दिया है, ठीक है स्टूडेंट। में आज आपने समझ लिया कि किस तरह सरकार के सामने एक चैलेंजिंग था, ये विकास की राजनीति किस तरह बातें हुई। अब क्या होता है, 1960 के दशक में, 1962 में मृत्यु हो जाती है नेहरू जी की, और उनकी जगह प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद समझौते के दौरान लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है, प्रधानमंत्री बनती हैं इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। इंदिरा गांधी एक तरह से समाजवादी मॉडल पर ज़्यादा फोकस हो जाती हैं। क्या करती हैं, राजाओं का पीवी पर्स ख़त्म कर देती हैं। जब राजा रजवाड़ों ने विलय किया था तो एक बात पर यह सहमति बनी थी कि उनको कुछ पैसे दिए जाएंगे हर महीने। अब देश वैसे ही भूखमरी में, वैसे ही ना शिक्षा थी ना स्वास्थ्य था, मर रहा है, और उन राजाओं के लिए पैसे से पहले ही संपन्न थे, विदेशों में शिक्षा ग्रहण करते थे, बच्चे भी विदेशों में शिक्षा ग्रहण करते थे, और सरकार की तरफ से 1 रुपयों की थैली जाती थी जिसको पीवी पर्स बोला जाता था, प्रीवी पर्स। उस प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा। 14 निजी बैंक थे, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, मतलब वो राष्ट्रीय की संपदा हो गए थे, अब वो सरकारी बैंक हो गए थे। क्यों किया गया, क्योंकि निजी बैंक बहुत आसानी से किसी भी व्यक्ति को पैसे लोन प्रोवाइड नहीं करवाता है, ऐसे में सरकारी बैंकों में तब्दील कर दिया गया ना, तो इंदिरा गांधी के द्वारा ये कदम उठाए गए। आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस तरह ये चीज़ें रही थी, ठीक है। एक आपके चैप्टर में आता है ऑपरेशन फ्लड आता है, वो क्या है, दूध को लेकर है ऑपरेशन फ्लड, दूध को बढ़ावे के लिए किया गया था। यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। अब बॉम्बे प्लान क्या है, यह भारत के भविष्य का, आर्थिक भविष्य का ब्लूप्रिंट है। इसमें उद्योग के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया। इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने की थी। इसमें नियोजन के विचार का पुरजोर समर्थन किया गया था। बताइए, अरे बोली गया। चलिए, अभी बच्चों कौन कौन है आप, राहुल और कौन कौन है आप यहाँ पर लाइव हैं? आवाज खोलिए एक बार इनकी, नहीं खुलेगी। कमेंट्स वगैरह कौन कौन है अभी लाइव? इनसे बच्चों से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं इनके। कमेंट्स करो बेटा, कौन है आप, कमेंट्स कर दो। कोई भी कोई क्वेश्चन हो तो आप अपना कमेंट्स करिए। देखिए स्टूडेंट, चलो और भी कुछ आपसे जानकारी शेयर कर लेती हूँ। जब मैं छोटी थी तो एक ऐड आता था, अटली बटली डिलीशियस, मतलब बटर को लेकर आता था वह। तो अब आप सिर्फ अपनी बुक में फोटो देखते हैं उसका। तो गुजरात में क्या था, एक आणंद जिला था। उस आणंद जिले में क्या होता है कि दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक सहमति बनती है, सहकारी सहयोग होता है। सहकारी मतलब जब कुछ लोग मिलके क्या है,
दूध का इकट्ठा करते हैं और वह दूध जाता है प्लांट में। उसके बाद वह पॉस्चराइड होकर गुजरात में आसपास, अब तो ज़्यादा इलाकों में अमूल, जैसे जयपुर में, यहाँ राजस्थान में भी अमूल मिल जाता है, तो दूध की पूर्ति की गई थी। ठीक है, तो इस तरह 1970 में दूध के उत्पादन को लेने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। क्वेश्चन एक आपसे यहाँ से भी बन जाएंगे। ठीक है, आनंद जिले में ये सहकारी समिति के माध्यम से इस चीज़ को बढ़ावा मिला था। ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, डेयरी कार्यक्रम था, ना सिर्फ ये डेयरी कार्यक्रम था, इसके जरिए और भी कार्यक्रम चलाए गए थे जिससे कि लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो। और वास्तव में यह जो कार्यक्रम चला था, इस तरह की क्रांति जब हुई थी, दुग्ध क्रांति भी बोलते हैं इसको, दुग्ध क्रांति, तो लोगों में आत्मविश्वास आया, लोगों का रोजगार बढ़ा और पहले से स्थिति बेटर हुई। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए बेटा इतना ही। राहुल हैं शायद, मुझे नहीं पता आपके नाम, सिर्फ आप स्टूडेंट मुझे यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर आप नंदराम है, ठीक है, नंदराम है। और कौन है यहाँ पर? कल मिलते हैं, कल अपना सीक्वेंस में चलेंगे, 4th चैप्टर लेके चलेंगे और चैप्टर समझ में क्वेश्चन आंसर करवाती है। अब मुझे नहीं पता बोर्ड कैसे ब्लैंक हो गया, क्वेश्चन आंसर नहीं भी हैं, तो हम ऐसा करेंगे, अपने क्वेश्चनों को, आप चैप्टर को कर लेते हैं और फिर जो हमारे लास्ट के 4-5 दिन रह जाएंगे उसमें हम खूब सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, ये करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय।